नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर डेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 31 के जीके जीएस वाले 25 प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे सेट नंबर 32 के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। टोटल 25 प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? जटमल है, रामधारी सिंह दिनकर है, गोसाई गोकुलनाथ है या फिर विट्ठलनाथ है? वट्ठल नहीं, आपका विट्ठलनाथ है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं। आपका कुरुक्षेत्र के जो रचयिता है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको एकदम रट के रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनकी ये रचना है। इनकी और जो रचना है उसमें सबसे ज्यादा कौन कौन सी पूछी जाती है, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आर यानी कि रश्मि रथी जो है वो पूछी जाती है। उर्वशी जो है इनकी रचना है वो बहुत पूछी जाती है। और आपका संस्कृति के 4 अध्याय, S4 लिख दिया मैंने तो आप समझ जाएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो इनकी रचना है। और एक इनकी रचना हुंकार है, H यहाँ से मैंने लिख दिया शॉर्ट में। और एक इनकी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इतनी टोटल रचनाएं हैं इनकी। कौन कौन सी, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। रश्मि रथी रचना है इनकी, उर्वशी रचना है इनकी, और S4 यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय हैं रचना इनकी। H यानी कि हुंकार इनकी रचना है, और P यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा इनकी रचना है। और एक प्रश्न में पूछी गई थी कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की रचना है। रचनाओं पर आधारित ट्रिक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है सृष्टि का विलोम आपको बताना है। अवृष्टि होता है, अनावृष्टि होता है, प्रलय होता है या फिर धुआंधार होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सृष्टि जो है उसका विलोम शब्द जो है वो क्या होता है, किसका विलोम होता है? आंसर की बात करते हैं तो सृष्टि मतलब क्या होता है, अर्थ अगर आप निकाल लेंगे तो विलोम भी निकालेंगे। सृष्टि का अर्थ होता है मतलब निर्माण करना या फिर किसी चीज की रचना करना, तो वो होता है सृष्टि मतलब। अब इसका विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा, यानी कि प्रलय। प्रलय क्या होता है? प्रलय का मतलब होता है नाश करना। तो आपका ये जो है इसका विलोम हो जाएगा। तो आपका सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय है। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि स्वागत शब्द का जो विच्छेद है वो आपको दिए गए विकल्पों में बताना है कि किस संधि का जो है ये उदाहरण है। जड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो कैसे आपका इसका संधि विच्छेद होता है? तो आपका अलग होता है सु और आगत, ये आपका जो है वो अलग होता है। तो सु और आगत अगर आपका अलग होता है तो आपको इसी के आधार पर बताना है कि ये किस संधि का जो है उदाहरण है। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो जब उ और आ मिलकर के वाह देखिए यहाँ पर बना रहा है, तो इस प्रकार से किसमें यारा लावा किसमें बनता है? तो जड़ संधि में यारा लावा बनता है। तो आपका ए वाला सही होगा। होता क्या है जड़ संधि में कि छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, इसके आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका यावर आला में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका भिन्न स्वर आ रहा है आपका ऊ के बाद, तो यहाँ पर आपका वा में परिवर्तन हो गया यावर आला में। तो जड़ संधि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका शुद्ध वाक्य जो है वो पहचानना है। माली ने फूलों का हार बनाया, राधा ने मयंक की पिटाई किया, श्याम जो है आम खाए, कोमल की आवाज बहुत सुंदर है। तो शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए जो गलत है उसको सबसे पहले ही काट दीजिए। श्याम जो है आम खाए, श्याम ने आम खाया होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोमल की आवाज बहुत सुंदर है, तो ये भी आपका गलत ही है। राधा ने मयंक की पिटाई किया, तो ये भी गलत है, किया करके लिखा है। पहला सही है, माली ने फूलों का हार बनाया, ये वाला आपका वाक्य सही है। श्याम आम खाए जो है क्या होगा, श्याम ने आम खाया। राधा ने मयंक की पिटाई किया नहीं होता, राधा ने मयंक की पिटाई की होगा, यहाँ पर क्या होगा, की होगा। और कोमल की आवाज बहुत सुंदर है, इसमें क्या है, कोमल की आवाज बहुत सुंदर नहीं होता है। आवाज के संदर्भ में हम यूज करते हैं वर्ड सुरीली, तो यहाँ पर आपका सुरीली होना चाहिए। तो जरूरी ये नहीं है कि आप केवल सही को ही ढूंढें, आपको गलत क्या है वो भी पता होना चाहिए ताकि गलत ना हो आपका। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है?
श्लेष, रूपक, उपमा, प्रतीक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार पहला वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कलिया शब्द है इसके दो अर्थ एक्चुअल में निकल रहे हैं। एक तो फूल का विकसित रूप और एक यौवन से पूर्व की जो अवस्था है वो। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष जो है इसका मतलब ही होता है चिपका हुआ। श्लेष क्या होता है, मतलब चिपका हुआ, मतलब एक शब्द से दो अर्थ चिपके हो तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर कलियां के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो फूल का विकसित रूप और एक तो यौवन से पूर्व की अवस्था। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार जो है आपका सही होगा। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी भीड़त आए। तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है। संदेह अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को क्या होता है, दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भ्रम। तो या आप कहेंगे कि एक वस्तु के दूसरी के समानता होने के कारण जो है भ्रम उत्पन्न जहां पर होता है वहां पर अलंकार कौन सा होता है, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतमान नहीं होता है, ता में छोटी की मात्रा भी लगती है। भ्रांतिमान अलंकार आपका होता है। यहां पर क्या है, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी भीड़त आए। तो यहाँ पर जो एड़ी है इसको एक्चुअल में नायिका की जो लाल एड़ियां हैं इसको देखकर जो नाइन है वो महावर समझकर उसको जो है वो रगड़ती हैं और उसे भ्रम हो रहा है। उन लाल एड़ियों को देखकर उसे क्या समझ में लग रहा है कि वो महावर है। वही लिखा है नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी भीड़त आए। तो मतलब भ्रांतिमान अलंकार है। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि सैंधव, यहाँ पर बिंदी भी लगेगी, सैधव नहीं होता है, सैंधव होता है। तो बताना आपको यह है कि सैंधव जो है किस शब्द का समानार्थी है। आकाश का है, आग का है, अश्व का है, असुर का है। बताइए कौन सा सही होगा। तो आकाश, आग या फिर अश्व या फिर असुर, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो एक्चुअल में जो सैंधव है ये आपका घोड़ा या फिर कह सकते हैं अश्व या कह सकते हैं तुरंग या कह सकते हैं घोटक या कह सकते हैं हय या कह सकते हैं तुरंगम या बाजी करके भी इसका जो है वो समानार्थी होता है या पर्यायवाची होता है। तो आंसर तो यहाँ पर अश्व हो जाएगा। पर आपको और भी मैंने सभी बता दिए कौन कौन से घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। एक आपका तुरंग होता है, एक आपका घोटक होता है, एक आपका सैंधव होता है, एक आपका हय होता है, एक आपका घोड़ा होता है, एक आपका तुरंगम होता है, एक आपका बाजी होता है। इस प्रकार से जो है वो होते हैं। अच्छा, जो बाकी ऑप्शन है इनमें अगर देखें आग के पर्यायवाची कौन से होते हैं, तो आग के पर्यायवाची आपके एक तो अनल होता है, अग्नि होता है, धूमकेतु होता है, पावक होता है, दहन होता है, कृषाणु होता है, एक हुताशन होता है और इसी प्रकार से होते हैं। वैश्वानर भी होता है आग का पर्यायवाची। असुर के पर्यायवाची आपके कौन से होते हैं, तो दानव होता है, असुर का पर्यायवाची राक्षस होता है, निशाचर असुर का पर्यायवाची देखने को मिलता है और आपका निशिचर होता है, दैत्य होता है। ये सब असुर के पर्यायवाची होते हैं। आकाश के पर्यायवाची कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो आपका आकाश के पर्यायवाची में नभ आ जाता है, व्योम आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। ये तीन तो आप हर जगह देखते हैं। इसके अलावा गगन को भी हम आकाश के संदर्भ में कहते हैं और आपका अंबर जो है वो भी आपका आकाश का होता है, आसमान भी होता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया जो है उसका उदाहरण है। गौरव रोता है, राहुल ने केला खाया, रेलगाड़ी जो है वो चलती है, सांप जो है वो रेंगता है। बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। और लाइक वीडियो सभी लोग करते रहिएगा। कोशिश हम हमेशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी जो है वो प्रश्न से संबंधित प्रोवाइड करते रहें ताकि कैसे भी प्रश्न आए आप जो है वो कर ले जाएं। तो आप लोग वीडियो लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बताइए कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया होता क्या है, जब वाक्य में ऐसी क्रिया या जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म जो है उसकी आवश्यकता होती है। कर्म के आगे क्या लगा हुआ है, सा लगा हुआ है, यानी कि कर्म साथ में सकर्मक। और जब आ लगा होता है तो कर्म नहीं है, यानी अकर्मक। तो यहाँ पर अगर आपको पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्या और किसने जोड़कर
अगर उत्तर मिल जाए तो वो आपका सकर्मक क्रिया है। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या? एक तो आपका क्या और एक आपका किसने। क्या और किसने, दो चीजों का पूछने पर अगर उत्तर मिल जाता है या जोड़कर आप देखें उसका उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक है, और नहीं मिल रहा है तो आपका अकर्मक है। आप जैसे यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो राहुल ने केला खाया, आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि क्या खाया, तो उत्तर मिल रहा है केला खाया। फिर आप किसने खाया, तो राहुल ने खाया, ये भी उत्तर मिल रहा है। तो जब आपको इस प्रकार से क्या और किसने का आंसर मिल जाए तो आपका ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और आंसर आपका बी वाला ही यहाँ पर सही होगा। फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या का आप उत्तर इसी प्रश्न जो सब्जेक्ट लाइन दे रखी इसी में देखेंगे कि राहुल ने क्या खाया, तो आप कहेंगे केला खाया, आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर किसको अगर देखेंगे कि इसी में किसने जोड़कर देखेंगे तो राहुल ने केला खाया में, तो किसने केला खाया, तो किसने खाया, राहुल ने खाया, तो ये भी आंसर मिल रहा है। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, और ऑप्शन देखते हैं, जैसे गौरव रोता है, तो इसमें जोड़ेंगे गौरव क्या है, तो गौरव रोता है, पर किसने रोता है, तो इस प्रकार से आपका जो है अधूरा रह जाएगा, तो ये इस प्रकार से आप ऑप्शन काट सकते हैं। ऐसे ही आपका रेलगाड़ी चलती है, सांप रेंगता है, अन्य ऑप्शन को भी काट सकते हैं। अगला देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध जो है आपके नहीं है, दोहा, चौपाई, छंद या फिर खालिक बारी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो वही लगभग 1467 में जो है वो हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनका जन्म, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला जो है उसके जायस नामक स्थान में जो है वो हुआ था, और जायस से ही इनका नाम जायसी आप जो है वो जोड़ सकते हैं, या जायसी आपको पता है तो जायस नाम आप याद रख सकते हैं। रायबरेली जिले में जो है यूपी के जो है वो हुआ था। इनकी टोटल 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसमें जैसे पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम है, ये आपकी सबसे मेन है जो अधिकतर देखने को मिलती हैं। छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब छंद का प्रयोग यहाँ पर इनके में देखने को मिलता है। और प्रश्न में पूछा गया किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो खालिक बारी जो है इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी दोहा, चौपाई, छंद ये सब जो है वो इनके में देखने को मिलता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और यहाँ पर तो दोहा, चौपाई और छंद दे दिया है, पर दोहा, चौपाई और सोरठा भी जो है आपको पता होना चाहिए, तीनों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अगला 10वां प्रश्न है कि शब्द अमावस्या जो है इनमें से किस विकल्प को जो है वो दर्शाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अमावस्या सब इनमें से किस विकल्प को जो है वो दर्शाता है। आंसर की बात करते हैं तो अमावस्या जो है आपका वो स्त्रीलिंग शब्द में जो है आपका आता है, जैसे आपका पृथ्वी हो गया, जैसे आपका तिथि हो गया, जैसे आपका राशि हो गया, या नदी हो गया, या भाषा हो गया, इन सब के जो सूचक शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मराठी भाषा, भाषा में आप कहें मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, तो ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। ऐसे नदियों में आप गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी सब कहेंगे तो क्या है, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार अगर तो ऑप्शन में पूछा गया अमावस्या हो गया या पूर्णिमा पूछा जाए तो ये भी सब स्त्रीलिंग है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इसी के साथ आप एक सेंटेंस जोड़ करके देख लीजिए, उससे भी आप पहचान सकते हैं। जैसे अमावस्या के साथ अगर सेंटेंस आप जोड़ेंगे तो अमावस्या की रात होती है होता है, अमावस्या की रात होता है नहीं होता है, तो होता है अगर होता तो आपका पुल्लिंग हो जाता है, होती है होता है इसलिए स्त्रीलिंग होगा। ऐसे आप जो है इसको तरीके से भी पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 है कि मैं हार गई कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। मैं हार गई में आपको पूछा गया है कहानी जो है उसके कथाकार कौन है। आंसर की बात करते हैं तो इसके कथाकार हैं मन्नू भंडारी, तो ये आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो एमपी में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और एमपी में कहा, तो एमपी में मंदसौर जो जिला है उसके भानपुरा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी जो है इनकी अगर कहानी की बात करें तो यही सच है, और मैं हार गई तो प्रश्न में ही पूछा गया है, एक प्लेट सैलाब, ये सब इनकी रचनाएं हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि नासिरा शर्मा के जो उपन्यास है जिसका नाम है पारिजात, इसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार,
व्यास सम्मान या फिर देव पुरस्कार, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पारिजात, नासिरा शर्मा जो है, इनका हिंदी उपन्यास है पारिजात। इन्हें 2016 में इस रचना पर साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो मिला था। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और साथ ही साथ इनको इनकी रचना के लिए 2019 में एक और पुरस्कार दिया गया था, और वो क्या था? 2019 में व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था इनकी रचना कागज की नाव के जो है वो लिए। तो कागज की नाव के लिए, के एन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था 2019 में। पर 2016 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये मिला था इनकी रचना पारिजात के लिए। तो दोनों आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से याद करना है। तो ये तो हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पर थोड़ा सा लेटेस्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। रट लीजिए एकदम, कोई भी आगे आने वाली परीक्षा होगी पूछा ही जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2021 को मिला था, 30 दिसंबर 2021 को। पर अब मान लीजिए वो 2022 का ही है, क्योंकि थोड़ा मिलता आगे पीछे है। तो 2022 के ही हम सारी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था जिनका नाम था दया प्रकाश सिन्हा। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर डी लिख दे रहा हूँ, बाकी आप याद कर लीजिएगा। दया प्रकाश सिन्हा जो है, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। और किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए, क्योंकि ये तो बहुत सी भाषाओं में दिया जाता है, इसलिए आपको हिंदी भाषा का पता होना चाहिए। तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला था। इंग्लिश भाषा के लिए नमिता गोखले जो है उनको मिला था। और भी टोटल कितनी भाषाओं में मिलता है? टोटल 20 भाषाओं में जो है ये दिया जाता है। और बाकी तो हम इससे पहले वाले जो हमने सेट कराए थे उसमें व्यास सम्मान आपको लेटेस्ट वाला बताया था। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो आपका दामोदर माउजे जो है उनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी याद रखिएगा। 7 दिसंबर 2021 को जो है ये आपको सब प्रदान किए गए थे। ये व्यास वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ज्ञानपीठ वाला आप याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? दामोदर माउजे। तो डीएम यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ज्ञान व्यास सम्मान के लिए पिछला वाला सेट हिंदी का देख लीजिएगा, मैंने वहां पर बताया था। अगला है दिए गए विकल्पों में से बिटिया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बिटिया बिटिया 4 प्रकार से लिखा हुआ है, बटिया बटिया भी लास्ट में लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा? तो बिटिया जो है आपका लिखा जाता है एक्चुअल में कैसे? तो ये जो बा है इसमें जो है आपका छोटी की मात्रा लगती है, तो ये तो सही है। टा में भी लगती है, पर या के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है जो कि यहाँ नहीं लगा है। यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। और वैसे आपका ये तरीका भी होता है कि शब्द का बहुवचन पूछा गया ना, इस बिटिया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो बिटिया जो है इसमें जो या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं या, इसकी जगह पर यानी साउंड क्या निकल रहा है? आ का साउंड निकल रहा है। तो आ जो होता है इसकी जगह पर चंद्रबिंदी के साथ आपका जो है वो आ जाता है, और वो आपका परिवर्तित हो जाता है किसमें? बहुवचन में। तो ये इस प्रकार से जो है आपका लग जाता है। तो जब आ होता है तो बिटिया ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आप कहेंगे अगर बड़ा आ रहा है तो उसके स्थान पर अंगा इस प्रकार से आप लिख देंगे, तो या जोड़ देंगे, तो आपका वो शब्द जो है वो बहुवचन बन जाएंगे। तो जैसे बिटिया का बिटिया इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अगला है कि प्रिया बहुत सुंदर लड़की है, प्रयुक्त जो वाक्य है उसमें विशेषण क्या है? अब यहाँ पर विशेषता किस चीज की बताई जा रही है कि कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। प्रिया की तो बात की नहीं गई है, सुंदरता की बात की गई है। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता प्रकट करे। तो सुंदर आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैसे आपका विशेषण में हम क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताएं, किसी भी आधार पर हो, चाहे उसके गुण हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो परिमाण हो, वो सब शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर हो गया आपका, बदसूरत हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, दयालु हो गया, भारी हो गया, सुंदर हो गया, ऐसे मतलब जितने भी आप शब्द देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो शब्द हैं इसमें एक एग्जाम्पल और आप याद रख सकते हैं। वो शब्द, वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका एक तो बिटिया है, ऐसे एक शब्द चिड़िया करके पूछा जाता है, तो चिड़िया में भी इसी प्रकार से या लगी होती है। अब वहां पर अगर पूछ लिया जाए कि बहुवचन बनाइए बताइए, तो या के ऊपर आप क्या लगा देंगे? चंद्रबिंदी लगा देंगे, तो चिड़िया हो जाएगा आपका। इस वाले में डी वाला ऑप्शन सुंदर सही हो जाएगा। अगला 15 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अनुपम शब्द का समानार्थी जो है वो कौन सा होगा? साधु, धन्य, विनम्र, शिष्ट, उत्तम, उम्दा, उदार, भलमानस, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? हमको बताना है अनुपम शब्द जो है इसका समानार्थी। अनुपम क्या होता है? जो अनोखा हो, उत्तम हो, उसके लिए हम कहते हैं अनुपम। तो
सी वाला आपका यहाँ पर जो है उत्तम वर्ड लिखा हुआ है, उम्दा लिखा हुआ है। उत्तम के समानार्थी में आपका अनुपम आता है, और उत्कृष्ट आता है, और अच्छा आता है, उम्दा आता है, श्रेष्ठ आता है, बढ़िया आता है, उन्नत आता है। इस प्रकार से आपके शब्द जो है उत्तम के हो जाते हैं। उत्तम के अलावा यहाँ पर उदार लिखा हुआ है, तो उदार के समानार्थी में क्या आता है, तो दयालु आता है। कहते हैं उदार प्रवृत्ति का है, दयालु प्रवृत्ति का है। दयावान कहते हैं, कृपालु कहते हैं, उदार चेता भी इसका होता है। तो इस टाइप से आप जो है इन्हें याद रख सकते हैं। आंसर आपका कुल मिला के सी वाला सही हो जाएगा। उत्तम और उदार आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। 16 प्रश्न है आपका, अपनी इच्छाएं पूरी करना, इसके अर्थ के लिए मुहावरा जो है वो इनमें से कौन सा होगा। आंखें फेर लेना, आंखें चुराना, आंखें खुलना, या फिर अरमान निकलना, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अपनी इच्छाएं पूरी करना मुहावरे का अर्थ। तो अपनी इच्छा पूरी करने का मतलब आंखें फेर लेना तो बिल्कुल नहीं होगा, आंखें चुराना तो बिल्कुल नहीं होगा, आंखें खुलना जो है इच्छा से तो मतलब ही नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि अरमान जो है वो निकलना। कहते हैं ना कि भैया अपनी अरमान निकाल लो, अपने अरमान पूरे कर लो। भैया हमारे अरमान कब पूरे होंगे, तो वो क्या होता है, अपनी इच्छाएं पूरी करना होता है उसका मतलब। तो आप समझ गए, इसका आसानी से निकाल लेंगे। आंखें फेर लेना अच्छा क्या होता है, आंखें फेर लेना भी तो पूछा जा सकता है, आंसर तो डी सही होगा। आंखें फेर लेना क्या होता है, आंखें फेर लेना मतलब होता है कि जैसे पहले जैसा व्यवहार ना करना। जैसे आप देखें, आपके यहाँ कोई दोस्त है, आपको बहुत मानता है, और उसके बाद एक टाइम आया कि फिर वो आपसे ज्यादा मतलब नहीं रख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो पहले जैसा व्यवहार था ना वो नहीं रख रहा है। मतलब पहले तो था प्रेम भाव सारी चीजें, पर अब नहीं है। तो वो चीज होती है आंखें फेर लेना, यानी पहले जैसा व्यवहार ना रखना। अच्छा, आंखें चुराना क्या होता है, आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब होता है किसी चीज की लज्जा करना, शर्म लिहाज वाला संदर्भ में हम कहते हैं ना आंखें चुरा रहा है वो देखो। एक तो थोड़ा सा उस अलग संदर्भ में भी हम यूज करते हैं, या सीधे सीधे हम लज्जा कह लेते हैं, संकोच कह लेते हैं। किसी का सामना करने से आप हिचक रहे हैं अंदर ही अंदर, तो वो भी आपका आंखें चुराना होता है। जैसे ऐसे इस चीज को समझिए, जैसे आपका क्या होता है कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। अब टीचर कोई चीज पूछ रही है कि भैया ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा नीचे झुकने लगते हैं, कि आंखें चुराने लगते हैं कि टीचर आपकी नजर आप पे ना पड़ जाए, आपसे ना पूछ ले वो चीज। तो उस संदर्भ में कहा जाता है आंखें चुराना। आंखें खुलना क्या होता है, आंखें खुलना मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप सचेत हो जाए। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई फ्रॉड हो जाए है, तो वो बताएगा आपको भैया कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया, तो आपकी भी आंखें खुल जाएगी, फिर आपके साथ वो चीज नहीं होगी। तो उस संदर्भ में आंखें खुलना आप कह सकते हैं, या अर्थ के तौर पर आप कह सकते हैं सचेत होना। अगला है, 4 रुपए में कितने पैसे हैं, प्रयुक्त जो वाक्य है उसमें त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। पैसे है कि कितने हैं कि रुपए हैं या फिर होते हैं। 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं, कौन सा यहाँ पर जो है वो अशुद्ध है। यहाँ पर 4 रुपए में कितने पैसे में रुपए जो है यहाँ पर आपका शुद्ध है। क्यों, वैसे इस प्रश्न में सी वाला ऑप्शन के साथ ना जाकर हम प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। 4 रुपए में कितना पैसा होता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। कितने आप कर देंगे, क्योंकि इस बार से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां पर कितना का कितने किया गया था, पीसीएस लेवल पर ये क्वेश्चन आया था। तो हम यहाँ पर बी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। रुपए आपका वैसे इसी प्रकार से लिखा है, तो ये सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18 असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। अल्पायु दीर्घायु, अवनत उन्नत, अनेक एक, आगामी अनागामी। तो जोड़ा कौन सा असंगत है, गलत है, वो आपको छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो अल्पायु मतलब होता है थोड़ी सी कम आयु, और दीर्घायु मतलब लंबी आयु। तो ये तो आपका सही है। अवनत और उन्नत आपका भी बिल्कुल सही होता है। अनेक और एक ये भी सही है। आगामी का अनागामी जो है वो नहीं होता है। आगामी मतलब क्या होता है, कहते हैं आगामी परीक्षाएं, यानी भविष्य में होने वाला जो काम होता है उसके लिए वर्ड होता है आगामी। और जो बीता हुआ होता है, आगामी का विलोम क्या होता है, बीता हुआ, यानी कि विगम। विगम होता है यानी कि बीता हुआ। तो अगर आपको विगम लिखा होता तो ये सही होता। यहाँ पर क्या लिखा है, अनागामी लिखा है, तो ये आपका गलत है। बाकी सभी सही हैं, याद रखिएगा सभी के अर्थ। 19 प्रश्न है कि अंधकार का समानार्थी कौन सा जो है वो नहीं है। अंधकार का समानार्थी नहीं पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तमस या फिर तिमिर या फिर विपिन या फिर तम, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अंधकार के जो समानार्थी होता है उसमें आपका विपिन नहीं होता है। विपिन तो आपका जंगल का पर्यायवाची होता है। जंगल हो गया आपका, कानन हो गया आपका,
वन हो गया आपका, अरण्य हो गया आपका, और आपका कांतार हो गया, ये सब होते हैं विपिन के पर्यायवाची। तो ये आपका सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। समानार्थी पूछा गया है, कौन सा नहीं है, इसलिए विपिन होगा। समानार्थी कौन कौन से हैं, तो उसमें तमस भी होता है, तिमिर भी होता है, अंधकार का तम भी होता है, आपका अंधेरा भी होता है, आपका अंधियारा भी होता है, आपका तम के अलावा तिमिर करके होता है, वो तो लिखा ही ऑप्शन में। तो यही सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 20 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी जो है उनकी है। आधे अधूरे, तमस, या फिर लहरों के राजहंस, या फिर आषाढ़ का एक दिन। तो भीष्म साहनी की जो है इसमें रचना आपसे पूछी गई है, कौन सी सही होगी। भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 में। कहाँ हुआ था, तो रावलपिंडी में। हिंदी साहित्य जो है उसमें प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक के रूप में इनको जाना जाता है, और इनकी जो रचना है उसका नाम है तमस। ये रचना आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। भीष्म साहनी की रचना है, क्या नाम है इसका, तमस। और इन्हीं रचना के लिए, इसी रचना के लिए इनको 1975 में एक पुरस्कार भी दिया गया था, और उस पुरस्कार का नाम था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो बस आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 की अगले जमाने का आदमी दिए गए विकल्पों में से कौन सा मुहावरा जो है वो सही अर्थ दर्शाता है। बहुत जानकार है, असफल व्यक्ति है, भविष्य की सोचने वाला है, या ईमानदार व्यक्ति है। कहते हैं ना अगले जमाने का आदमी है ये, तो अगले जमाने का आदमी का मतलब होता है आपका ईमानदार व्यक्ति। ये नहीं होता है आगे सोचने वाला। देखिए कितने अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, भविष्य की सोचने वाला दे रखा है और बहुत जानकार भी दे रखा है, मतलब कंफ्यूज करने वाले एक से बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं, पर एक्चुअल में अर्थ होता है इसका सीधा साधा या ईमानदार। आज की दुनिया में कहते हैं ना अगले जमाने के आदमी का जीना मुश्किल है, मतलब ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं फिर गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले कि आपने सेट नहीं देखे हो जरूर देख लीजिए। 30-31 सेट पे हम पहुंच ही गए हैं ऑलरेडी। 22 प्रश्न आपका है, मानव अब भी जब भी डैश के पथ पर आगे बढ़ा है तब तब उसे डैश का सामना करना पड़ा है। बताना है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है तो बाधाओं का सामना करना पड़ा है, पथ के पथ पर बढ़ा है तो प्रगति का सामना, प्रगति का कोई सामना करता ही नहीं, रह का सामना कोई करता ही नहीं, उन्नति का सामना कोई करता ही नहीं है। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि प्रगति के मार्ग पर जब बढ़ा है प्रगति पथ पर तो बाधाओं का सामना भाई करना पड़ेगा। तो यही आपका सही होगा। 23 प्रश्न है, राशि शब्द किस शब्द का बहुवचन है। राशियों का है, रसियों का है, राशिये है, या राशियां है। कौन सा सही होगा, तो रसिये और राशियों ये तो सब गलत है। ए या डी में से कोई होगा, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो जो इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होते हैं उनका अगर बहुवचन आपको बनाना है तो उनमें आपको जोड़ना पड़ता है। अच्छा इकारांत क्या होता है, राशि में आखिर में देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है। हो सकता है ये चीज ना किसी को बताओ तो इसलिए इसको भी बता देते हैं। आखिर में देखिए राशि में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, राशि ई छोटी ई आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इकारांत। और ये शब्द जो राशि है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम बोलते हैं इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। और एक वचन बहुवचन तो आप जानते ही हैं, तो एक वचन शब्दों का बताना है अगर आपको बहुवचन। प्रश्न में गलत पूछा गया, यहाँ पर पूछ लिया गया एक वचन बताइए। एक वचन कैसे बताएंगे, एक वचन तो है ही है, ये आपसे बहुवचन पूछा गया है। तो बताइए, ये मैंने बताया आपको कि इकारांत आपके स्त्रीलिंग शब्द एक वचन को बहुवचन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, या। और या जो जोड़ते हैं उसके ऊपर आपकी चंद्र बिंदी भी लगती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने भी एक इससे पहले आया था वहां पर देखा भी था। तो राशि का क्या हो जाएगा, राशियां हो जाएगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राशियां जो है वो सही होगा, ये राशियों जो है वो नहीं होगा। तो आपको लगता है ना कि कभी कभी राशियों भी तो हम बोलते हैं कि बहुत सी राशियों में हमने देखा है कि जो है हमारी राशि अच्छी नहीं है, तो राशियों भी तो बहुवचन होता है। क्यों नहीं होता है समझ रहे, क्योंकि ये रूल लगता है कि या आपका लगता है जब आप बहुवचन में बदलते हैं, ना कि जो। तो आंसर आपका डी वाला सही होगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24, सेकंड लास्ट प्रश्न है, 25 लास्ट होगा। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, इनमें से एक और भी जो बोली है किस भाषा से संबंधित है। पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अच्छा और शब्द राशि के अलावा आपका रीति हो गया, रीति से रीतियां बनता है, तिथि से तिथियां बनता है। तो तिथियों क्यों नहीं होता है, क्योंकि तिथियां होता है आपका बहुवचन। अब यहाँ पर आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पश्चिमी हिंदी आपका सही होगा। खड़ी बोली, कौरवी हम कहते हैं खड़ी बोली, तो इसका विकास जो है किससे हुआ है, सौर सेन या भूभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ये जो है आपका पश्चिमी हिंदी भाषा से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे कनेक्ट प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर
तो वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो 25 प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने संसार को डैश और डैश की शिक्षा दी है, तो बताइए फिल्म द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ज्ञान और दान की, एकता और शांति की, सम्मान और गौरव की, सत्य और अहिंसा की। तो ये जो प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं इनकी टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे की, और सुपर नेट के टॉपिक वाइज जो वीडियो देख रहे हैं उसमें भी हम प्रश्नों को साथ में देख रहे हैं, पूरा कोर्स करा रहे हैं, उसकी लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सत्य और अहिंसा सही हो जाएगा। भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने संसार को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है, तो बस आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 25 जनवरी, बी ऑप्शन जो है वो 12 अगस्त, सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 28 फरवरी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके अलावा इससे पहले के आपने सेट ना देखे हो तो अलग से एसएसटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी लेखपाल और सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और सुपर टेट और साइंस का कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। साइंस का ऑलरेडी करा चुके हैं, एसएसटी का करा रहे हैं, सुपर टेट का, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज छोटे में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।